ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तो मेरे बेटे ने 27 तारीख की रात को 1:30 से 2 के बीच में फांसी लगाकर अपने आप को मेरे से दूर कर दिया, इतनी दूर कर दिया कि मैं किसी कीमत पे अपने बेटे को नहीं ला सकता। जिस दिन से मेरा बेटा गया है उस दिन से आज तक मैंने अन्न का निवाला नहीं खाया और मैंने कसम खा रखी मैं प्राण दे दूंगा जब तक मेरे बेटे के नाम से एफआईआर नहीं होगी उन लोगों के खिलाफ। और उन्होंने बोल दिया कि 3 लाख रुपए हमारे पास पहुंच जाएंगे तो बारात लेकर आ जाना। मैंने कहा तुम ये बोल क्या रहे हो, तुम ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो मेरे को। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इन दिनों रिश्तों को तार तार करने वाली खबरें दिल्ली के अंदर लगातार आती रहती हैं, लेकिन हम आज आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसमें एक दुल्हन ने इस तरह एक लड़के के साथ फ्रॉड किया, एक परिवार के साथ फ्रॉड किया, जिसके कारण आज वो लड़का इस दुनिया में नहीं है। उसको इतना मानसिक प्रताड़ित किया गया, इतना उसके ऊपर टॉर्चर की चीजें आई, इस तरह उसको डराया धमका गया, परिवार को लेकर उसको धमकाया गया कि अगर आप नहीं हमारी बात मानोगे तो आपके परिवार को हम मार देंगे। इस तरह की बातें निकल कर आई। मैं इस वक्त भरत नगर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे तो देख सकते हैं आप, ये रंगीनमय परिवार है और बाकी मोहल्ले के लोग हैं, क्योंकि जिस लड़के की डेथ हुई है, जिस लड़के ने अपने आप को फांसी पर लगा लिया, वो लड़का काफी एरिया के अंदर काफी अच्छा स्वभाव था, उसका लोगों से काफी अच्छा जुड़ाव था, लेकिन उसको इतना प्रताड़ित किया गया उसकी वाइफ के द्वारा, उसकी शादी हुई थी इसी फरवरी के महीने में इसी साल, और इस तरह प्रताड़ित किया गया लड़के को कि उस लड़के ने जो है इतना बड़ा कदम उठा लिया। आखिर क्या वास्तविक वजह है और पुलिस ने क्या अपनी कार्रवाई की है, पुलिस किस तरह लापरवाही दिखा रही है और कितना पुलिस जिम्मेदार है उस लड़के की मौत का। परिवार से जब हमने बात की, उन्होंने बताया कि अगर पुलिस समय पर एक्शन ले लेती तो आज हमारे घर से हमारा चांद ना जाता, वो हमारे बीच में बैठा हुआ रहता, हमारे बीच में बैठकर खाना खा रहा होता, हमारे साथ बातचीत कर रहा होता। लेकिन आज पुलिस की लापरवाही के कारण, भरतनगर थाने के लापरवाही के कारण, वहाँ के आयु अधिकारी के घुसखोर होने के कारण, एसएचओ साहब के लापरवाही के कारण ये सारी चीजें सामने आई हैं। आज लड़के ने अपने आप को खत्म कर लिया। तो परिवार से मिलते हैं और बातचीत जानते हैं कि क्या आखिरकार ऐसी क्या घटना हुई, क्या ऐसी बातचीत हुई जिसके कारण लड़के ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या घटना हुई अंकल जी? सर मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं सावन पार्क मकान नंबर 105 में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरे 2 बेटे, एक दीपक शर्मा, बड़े वाला राज शर्मा, एक पोता है, एक बहू है। मेरे बड़े वाले बेटे की 5-6 साल पहले शादी हो गई। अब जो है इसका नाम है, मैंने बिचौलिया रामनिवास आया मेरे यहाँ पर, उससे हमारे साड़ू के हिसाब से मामा का रिश्ता है। वो मेरे सगे साड़ू का सगा मामा, उसकी लड़की उनके घर पर ब्याही हुई है। वो मेरे घर पर आया और आकर बोला कि इसका नाम है कि मेरी नज़र में मेरी लड़की की नंद है, बहुत बढ़िया परिवार है, उसके बाप नहीं है और मेरे कहने से तुम वहाँ रिश्ता कर लो। तो उनके कहने में आकर मैं जो है संगम बिहार लड़की के परिवार वालों के पास गया। वहाँ पर सुमन मिली, उसकी माँ मिली। मर्यादा में रहते हुए मैंने लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा, जिसको मैं अपनी बहू बनाने जा रहा हूँ। मैंने उस लड़की को अपना लिया और रामनिवास का फोन आया कि इसका अगर लड़की तुम्हारी समझ में आ गई है तो अभी की अभी इसको कुछ पैसे गोद में धर के, नारियल धर के, सब कुछ उसने बतलाया। जो भी विधि होती है वो की आपने? मैंने अपनी पूरी रस्म के साथ मुझे लड़की को अपना लिया। मेरे बेटे की शादी 4 फरवरी की तय हुई 2024 की और 28 जनवरी की सगाई तय हुई। उससे पहले हमने जो है गोद भराई करी। गोद भराई में जो भी चीज हमने लड़की के लिए बनवाई थी वो पहले से स्क्रिप्ट बनाकर चल रहे थे, वो पहले से पूरी फिल्म बनाए बैठे थे। मैं बिल्कुल भी, मुझको भनक नहीं हुई कि वो सियासत लोग हैं, वो मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया, मेरा परिवार समझ नहीं पाया और हम उनके जाल में फंसते चले गए। उन्होंने कहा कि इसका नाम है गोद भराई पर सारी चीज ले आना, हमारे को अपने रिश्तेदारों को दिखलानी है। जो जो चीज हमने सोने चांदी की बनवाई थी हम सारी लेकर वहां पर मिठाई के साथ में, फल के टोकरे के साथ में उनके घर पहुंच गए और हमने जो गोद भराई की रस्म थी पूरी निभाई। और चीज के लिए जब हमने कहा कि इसके नाम है कि हम रिंग सेरेमनी वाले दिन, सगाई वाले दिन सारी चीज और
बाकी के बचे कपड़े लहंगा वगैरह लड़की को देंगे, जब दे देंगे तो वो बोले कि नहीं, चीज तुम यहीं दे जाओ, और भी रिश्तेदार हमारे आएंगे उनको दिखलाएंगे। तो मैंने सीधे स्वभाव अपनी घरवाली को बोला, मैं क्या चीज इसी की है, यहाँ रहे, यहाँ मेरे घर रहे, छोड़ दो इनके पास ही। वो सब चीजें उनके पास छोड़कर हम अपने घर राजी खुशी आए। सगाई हो रही थी, सगाई पर उस लड़की ने कैमरे के सामने अंगूठी उतार कर फेंक के मारी और बोली कि तुमने मेरे को हीरे की अंगूठी क्यों नहीं पहनाई। तो मेरे लड़के ने बोला कि तू सबके सामने हमारी बेइज्जती मत कर, तेरे को मुंह दिखाई में मैं हीरे की अंगूठी पहनवा दूंगा, पापा को बोल के मंगवा दूंगा हीरे की अंगूठी, तू हमारी इज्जत बख्श दे। तो जैसे तैसे उसने वो अंगूठी पहनी और रिंग सेरेमनी की रस्म पूरी हुई। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ में, और उनके भी रिश्तेदार थे, मेरे भी थे, उनके साथ में ग्राउंड में वही जहाँ पे हमने प्रोग्राम रखा था सगाई का, वही बातें कर रहा था। तो वहां पर जो है इसके लड़की की माँ आई, और जिस लड़के के साथ उसका अफेयर है अभय किराएदार, वो आया, और उसका सगा भाई सुनील वो मेरे पास आए और मुझे साइड में ले गए और मुझसे बोले कि भाई साहब, हमने तुम्हें बता रखा है कि हमारा मकान बिक गया है राजस्थान के अंदर जयपुर में, वहां पर हमारी पेमेंट जो है वो रुक गई है, वो पेमेंट आएगी शादी तक, लेट हो जाएगी, तो इसके लिए तुम हमारे को 10 लाख रुपए का इंतजाम करवाओ, तभी हम अपनी लड़की की सही से शादी कर पाएंगे। मेरे दिमाग में आया कि इसके जब अब रिश्ता जुड़ गया है, ये उधार के तौर पे मांग रहे हैं, तो मुझे दे देने चाहिए। लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं 10 लाख तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में भी शादी है और मुझे भी खर्च करना है, मेरे भी आखिरी लड़के की शादी है, मैं भी अपना दिल खोल के खर्च करूंगा, आपको मैं 7 लाख रुपए का इंतजाम करवा दूंगा। ये बात कह के वो लोग खाना वाना खाकर, मेरे रिश्तेदार मेरे यहाँ से वो सब विदा हो गए। अब जो है शाम को 29 तारीख को, 28 की सगाई थी, 29 को ही लड़की अपने परिवार के साथ मेरे घर पर आ गई और आकर मेरे बेटे के ऑफिस के आगे खड़े हो गए। तो मेरे बेटे ने इज्जत से उनको अपने ऑफिस में बुला लिया कि मौसी जी बाहर क्यों खड़े हो, आप अंदर आ जाओ ऑफिस में। तो वो लोग ऑफिस में आए और आकर उन्होंने बोला कि लाओ जी, जो तुमने कल पैसे की बात करी थी वो पैसे लेने आए हैं, पैसे दे दो। तो मैं और मेरा बेटा उनका मुंह देखते रह गए कि कल हमने बोला है और ये आज आ गए पैसे लेने के लिए। तो मैंने उनको बोला, मैं कि बहन जी 1-2 दिन का इंतजार करते, पैसे तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जो मेरे पास बंदोबस्त होता मैं पहुंचवा देता। कह नहीं जी, हमारे को फार्म हाउस बुक करना है, हलवाई बुक करना है, और भी तमाम तैयारियां करनी है, आप हमारे को पैसे दो तभी बारात लेकर आना। तो मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले उनके लिए। मैं कहा तुम लालची लोग हो क्या, तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे हो। तब वो लड़की मेरे को बोलती है कि हिजड़े, तूने अपने लड़के का रिश्ता मेरे साथ करा है, तूने क्या सोच के करा है, क्यों जुबान करी, क्यों हमारी बेइज्जती करी, क्यों सगाई करवाई। मुझे पता होता कि तू पैसे नहीं देगा तो मैं वहीं मना कर देती। तो मैंने कहा तू बेटा अब मना कर दे, अभी भी तो मेरा ही खर्च हुआ है, चीज मेरी तुम्हारे पास है, सगाई में मैंने खर्च किया है, खाना मैंने खिलाया, तुम्हारा तो कोई खर्च हुआ नहीं, अगर हुआ है तो वो भी मेरे से ले जाओ, अभी मना कर दो, मैं शादी के लिए अभी मना कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मना कैसे कर देगा, अभी हम 100 नंबर बुलवा रहे, पुलिस बुलवा रहे, और अभी हम तुम्हारे को बंद करवाते पूरे परिवार को कि हमारे से कार की डिमांड कर रहे हैं, दहेज की डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं कि भाई कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम पैसा उधार मांग रहे हो, मैं बेटे को भेज के मंगवाता हूँ, जो इंतजाम होगा मैं करवाता हूँ। मेरे बेटे ने इंतजाम करके उनको 4 लाख रुपए उस दिन दे दिए और उन्होंने बोल दिया कि 3 लाख रुपए हमारे पास पहुंच जाएंगे तो बारात लेकर आ जाना। मैंने कहा तुम ये बोल क्या रहे हो, तुम ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो मेरे को। कोई बात नहीं, वो लोग चले गए, उनका चाय नाश्ता कराया, उन्होंने चाय नाश्ता भी मना कर दिया। जब आपको उन्होंने इतने अपशब्द बोले तो आपको नहीं लगा कि ये परिवार नहीं है रिश्ते के लायक, तभी आप आगे बढ़ते गए? मुझे लगा था कि ये परिवार कतई भी नहीं है। मुझे तो उस टाइम भी लगा था जब सगाई में उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने फिल्म ऐसी बना दी थी पहले ही कि हमारा मकान बिक रहा, वहां से पेमेंट आ रही है, मैं एग्री हो गया, वहां से पैसे आएंगे, मैं किसी से उठा कर दूंगा, ये मेरे को दे देंगे, मैं आगे दे दूंगा। आपने सुना है कि ब्याज पे भी उठा के दिए उनको? मैंने 3 रुपए सैकड़े पर ब्याज पर पैसे उठा कर दिए हैं उनको, और जिससे लिए वो भी इस बात का गवाह है
कि मैंने उनसे ये कह कर लिए कि मेरे बेटे की शादी है, लड़की वालों के यहाँ पर पैसे आएंगे, उनके पैसे आने वो रुक गए हैं, तो मैं उनसे लेकर मैं तुम्हारे को दे दूंगा। और इस बात का उनको गवाह है, जिससे मैंने पैसे लेकर दिए। मैंने अपने बड़े भाई के लड़के से भी लिए हैं, अपने साले से भी लिए हैं, पड़ोसी से भी 2 लाख रुपए लिए हैं, 3 रुपए सैकड़े पे। ऐसा करके मैंने 7 लाख रुपए उन तक पहुंचाए हैं। जब शादी होने के बाद वो यहाँ पर आई थी आपके घर पे, जिस दिन शादी हुई वो कौन सी तारीख थी, और जब यहाँ पर आई तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ था? वो 5 तारीख को जब उनको मैंने 3 लाख रुपए दे दिए, जब तो उन्होंने लड़की विदा करी है। अब वो 5 तारीख को लड़की विदा होकर मेरे यहाँ आई है। कौन सी 5 तारीख को? 5 फरवरी को 2024 में 12:30 बजे लड़की मेरे घर पर आई है। अब जैसे ढोल बाजे के साथ में लड़की को उतारा जाता है, उसको गाड़ी से उतारा गया और वो ऊपर गई है। मैं 2nd फ्लोर पर रहता हूँ अपने परिवार के साथ में, 105 नंबर में। उसने दरवाजे पर ही इस तरीके से ड्रामा करा, सर पकड़ के, जैसे कलाकार आराम से गिरता चोट ना लग जाए, क्योंकि किसी को चक्कर आते तो उसको होश नहीं रहता, वो गिरता है उसके चोट भी आती है। लेकिन वो लड़की इस तरीके से बैठ के लेटी है कि ताकि सामने वाले को लगे चक्कर आ रहे हैं। उसकी ये ड्रामे को देख के मेरे रिश्तेदारों ने और मेरे परिवार वालों ने ये कहा कि लड़की रात भर की जगी हुई है और इसने भारी लहंगा पहन रखा, हो सकता है इसको रियल में चक्कर आ गए हों। तो लेडीजों ने उठाकर उसको मेरे अंदर वाले कमरे में लेटा दिया, बेड के ऊपर। फिर 10 मिनट बाद ही उसको होश आ गया और फिर जो है इस क्रम मेरे बच्चों ने उसको 3-4 बार चाय वाय नाश्ता वास्ता दिया, फिर खाना खिलवाया। खाना वाना खिलवाने के बाद में फिर 2 घंटे बीते थे, उसकी माँ का फोन आ गया मेरे पास। वो बोलती है कि भाई साहब मेरे बच्चे आ रहे हैं। लड़की को दुल्हन के आने के 2 घंटे बाद ही उनकी माँ का फोन आ गया? हाँ जी जी। चमन वाला का मेरे पास फोन आ गया था 2 घंटे बाद ही। वो बोली कि मेरे बच्चे आ रहे हैं, लड़की को लेने, उसको भेज देना। तो ये सुन के मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि जिस दिन लड़की आ रही है उसी दिन किसकी लड़की वापस पियर जाती है। पग फेरे हम वहीं पर कराए थे, गाड़ी घुमाकर वापस गाड़ी लगाकर हम जब आए, और मैं उनको बोल कर आया था कि अपने बच्चों को कल भेज देना, कल आएंगे ले जाएंगे, और फिर तुम जैसा कहोगे मैं अपने बच्चों को भेज के लड़की को बुलवा लूंगा। ये बात मैं उनको चलते हुए बोल कर आया हूँ। लेकिन जिस दिन लड़की आई उसी दिन 2 घंटे बाद लड़की की माँ का फोन आ गया। स्क्रिप्ट उन्होंने पहले ही लिख रखी थी। ये स्क्रिप्ट के जो रचेता हैं, जो फिल्म बनाने के रचेता, इस फिल्म के रचेता हैं, वो उसके अंदर मैन जो है, जो उसकी माँ के साथ रह रहा है उस घर में, सुनील, जो उनका किराएदार रह रहा है अभय, जो सुमन, उसकी माँ चमन वाला, उसकी भाभी पूजा, उसका पति अभय और बिचौलिया राम निवास, इन सब ने पहले से पहले ही फिल्म बना रखी थी। ये सारी ऐसे ऐसे इस तरीके से करना है, लेकिन मैं उनकी फिल्म को समझ नहीं पाया। वो उसी दिन जो है इसका नाम है शाम को 7 बजे जिस लड़के से उस लड़की का अफेयर है, अभय, जिसने अपना परिवार राजस्थान में छोड़ रखा, उस लड़की के चक्कर में 8 महीने से उनके घर में रह रहा है। सुनील तो उसकी माँ के साथ रह रहा है। 8 साल से रह रहा है कि 8 साल से रह रहा है वो। जब ये लड़की यहाँ से चली गई, जिस दिन आई थी उसी दिन चली गई वो? हाँ जी। तो फिर उसके बाद आई नहीं आपके घर पर? वो 5 फरवरी को 2024 में मेरे घर से शाम को 7:30 बजे गई है। उस दिन के बाद में वो 17 जुलाई को आई है 2024 में, अपनी घर की महिलाओं को लेके, अपनी माँ को, अपनी मौसी को, जो बिचौलन है, बिचौलिए की घरवाली है, उसको लेकर आई है, अपनी माँ को लेकर आई है, अपनी भाभी को लेकर आई है। ओढ़ते ओढ़ते उन्होंने यहाँ पर नीचे आकर, मेरे घर का दरवाजा लगा हुआ था, गाली गलौज कर दी चालू। पवन शर्मा हिजड़े नीचे आ, अपने हिजड़े को लेकर आ लड़के को नीचे। तो हम लोग नहीं उतरे, मैं इनसे झगड़ा बन जाएगा, ये झगड़ा करने के मूड में आए हैं। हो सकता है इनको, इनके वकील ने या किसी ने इनको सलाह दी है कि तुम ऐसा कुछ करो, तुम्हारे पास कुछ प्रूफ नहीं है, लड़के वालों के पास हर तरीके का प्रूफ है, तुम्हारे को अपनी जान बचानी है तो तुम ऐसा कुछ ला कर दो ताकि हम जो है इसके नाम में उनके ऊपर केस बना सके। वो पूरी सियासत के साथ में वो मेरे घर पर आए हैं।
हम नहीं उतरे उनके कहने पर। फिर उस लड़की ने 100 नंबर कॉल किया है नीचे से, पीसीआर को वैन आई है उसके अंदर लेडीज पुलिस, फिर उन्होंने हमारे को इशारा करके नीचे बुलाया है। पुलिस के कहने पर मेरा परिवार में नीचे उतरे हैं। मेरा बेटा जिससे सुमन की शादी हुई है वो, मेरी बहू और मेरी घरवाली। मेरा बेटा यहाँ पर ये था नहीं घर पे, ये ऑफिस पे था, इसको फोन किया गया तो ये आया था। हम लोग नीचे उतरे हैं तो पुलिस वाली ने हमसे कहा कि तुम्हारी बहू है, तुम इसको घर में क्यों नहीं घुसने दे रहे हो। तो मेरी घरवाली ने पुलिस वाली से कहा कि बहन जी तुम भी किसी की बहन बेटी हो, तुम ये बतलाओ कि जिस दिन शादी होकर लड़की आती है उस दिन लड़की कहाँ रहती है। तो पुलिस वाली ने नेचुरली मेरी घरवाली को बोला कि अपनी ससुराल में रहती है। तो मेरी घरवाली ने बोला कि इससे पूछो कि कौन से दिन आई थी और कौन से दिन गई है और उसके बाद में कब आई है। तो उस लड़की ने पुलिस वाली को बोला कि मैं 5 तारीख को आई थी और 5 तारीख को ही चली गई और मैं आज आई हूँ, ये पुलिस वाली को उसने बोला। तो पुलिस वाली ने फिर उस लड़की को धमकाया कि तू अपने आप को बहू कह रही है। फिर अड़ोसी पड़ोसियों ने उसको बोला कि तू कैसी बहू है, तेरे पैरे ऐसे पड़े, इनका होटल बंद हो गया, इनके ऑफिस में आग लग गई, करोड़ों रुपए का इनका नुकसान हो गया, तूने क्या खेल खेला इनके साथ में, और तू आज बहू बनकर आई है। 5 महीने बाद तुझे याद आई कि तू इनकी बहू है। 5 महीने तक किसकी बहू थी तू? उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब इतनी बात पर उनके साथ में जो औरतें थी उन्होंने मेरे बड़े वाले बेटे के बाल पकड़ लिए। मेरा बेटा आ गया था, मेरा बेटा बातें करने लगा, उनको बताने लगा, उनकी वीडियो बनाने लगा कि इन लोगों ने हमारे साथ ठगी करी है या आज मेरे साथ कुछ मेरे परिवार के साथ अनहोनी घटना करने के लिए आए हैं। तो मेरे बेटे के बाल पकड़ लिए। तो पुलिस वाली से जब नहीं बना, वो नहीं मानी औरतें, तो उसने कॉल करके एक पीसीआर वैन और बुलवाई जो सतती कॉलेज की गली में खड़ी हो गई आके। मेरे बेटे को जेंट्स पुलिस वालों ने बुलाया बात पूछने के लिए, क्या बात हुई है। मेरा बड़ा वाला बेटा उनके पास बातें बतला रहा था कि ऐसे ऐसे बात हुई है सर। तो इतनी देर में लड़की की भाभी ने मेरे लड़के के चांटा मारा हाथ के साथ, और जो है इसके मेरे फिर लड़के के बाल पकड़ लिए। फिर इतनी देर में गाड़ी में बैठे हुए जितने आदमी थे वो सारे उतर गए, जो कि उनके साथ आए हुए थे मेरे घर पर दरवाजे पर नहीं आए, वो गली के दूसरी तरफ खड़े हुए थे। अब जो है जब उनको सारे इकट्ठे होकर मेरे बेटे को मारने लगे तो मेरी घरवाली दौड़ कर गई, उन औरतों को अलग करा, मेरे बेटे को उनके बीच में से निकाला। फिर मेरी औरतों से चिपटम चिपटा हो गई उनकी औरतों की। तो फिर मैंने इस नाते से कि इनको, मेरी घरवाली को भी शर्म आएगी कि मेरा आदमी बीच में आ गया है, और उनको भी शर्म आएगी कि झगड़ा ना करें, यहीं पे बात खत्म हो जाए। मैं बीच बचाव करने के लिए गया तो मेरे को सुनील और अभय धक्का मारते हुए गाड़ी के बीच में, इतनी जगह थी करीबन 2-3 फुट, दीवार और गाड़ी के बीच में धक्का मारते ले गए और मैं अनबैलेंस होके गिर गया। मेरा गला दबा दिया सुनील ने, जो उसका भाई था, और अभय ने कहा कि अब इसको समय आ गया, सबक सिखा कर जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। उसने क्या निकाला, ब्लेड था, चक्कू था, पुलिस वालों के सामने, जिसका विटनेस खुद पीसीआर वैन का नितिन कटारिया है। उसने जो है इसका नाम हमारे को कहा, अंकल तुम्हारे खून निकल रहे हैं, तुम पीसीआर में बैठो। मेरे उन्होंने जो है धारदार हथियार से तुरंत बार, मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा था पूरी बाजू का, वो मेरे पास कुर्ता भी रखा हुआ है, आज भी मैंने रख रखा है विटनेस के लिए। ये मेरे उन्होंने चाकू मारे, ब्लेड मारे, क्या मारे हैं ये देख लीजिए आप, ये जो ना सबूत है, ये किस तरह से जख्म दिया गया है इस परिवार को धीरे धीरे इस तरह के। ये देखो आप, पीसीआर पुलिस के जो बता रहे हैं जैसा अंकल जी कि पुलिस के सामने इस तरह की घटना उस दिन अंजाम दी गई थी, जो लड़की के परिवार की तरफ से जो कुछ लोग आए थे बदमाश, जो कुछ लोग आए हुए थे उनकी तरफ से, ये इस तरह इनके ऊपर चाकू से पुलिस के सामने वार किया गया था। उस वक्त पुलिस ने कोई एफआईआर लिखी थी क्या? मेरी एमएलसी के लिए मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, और उन लड़की वालों को आईओ जो था एएसआई महादेवा, उन्होंने अपने कमरे में बैठा रखा था, और मेरे पास मैसेज पहुंचा हॉस्पिटल से थाने आ जाओ, जो कि 500 मीटर की दूरी पर हॉस्पिटल से था थाना। बच्चे मेरे को पैदल पैदल हॉस्पिटल से थाने ले गए। मैंने जाकर देखा तो वो लोग आईओ के कमरे में बैठे हुए हैं और मुझे इस तरीके से देख रहे थे जैसे खूनी भेड़िया किसी को देखता है। अब आईओ ने
मेरे आने के बाद में कमरे में उनको कह दिया तुम बाहर जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। मुझे बैठा लिया और मेरे परिवार को बुला लिया। आईओ साहब ने उनसे चंद रुपए लेकर, अब ये मैं नहीं कहूंगा कितने लिए कितने नहीं लिए, उनसे पैसे लेकर आईओ साहब ने अब मेरे को डराना चालू किया। कमरे के अंदर मुझसे कहते हैं, पवन शर्मा जी, लड़की वालों की तरफ से आपके ऊपर 354 लगेगी। मैंने कहा भाई साहब, झगड़ा उन्होंने करा, धारदार हथियार से वार उन्होंने किया मेरे साथ, बदनामी उन्होंने करी है मेरे घर पर आकर समाज में। पहले कितनी बार बदनामी कर चुके, जिसकी रिपोर्ट मैं थाने में दे चुका हूँ। आप मेरे को डरा रहे हो 54 लगेगी, कोई बात नहीं, आप उनकी तरफ से 54 बन रही है तो मेरे को 54 में मेरे बेटों को और मुझे बंद कर दो, लेकिन उनको भी 326 लगाकर इनको भी बंद कर दो। कोर्ट जो फैसला लेगा, मुझे न्याय पर पूरा भरोसा है, आला अधिकारियों पर मुझे पूरा भरोसा है। हमारे के डीसीपी साहब हैं, एसीपी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, मीडिया है, मैं उनके पास सारा प्रमाण रखूंगा जो मेरे पास प्रूफ है। आने वाले समय में जो मेरे को न्याय देगा कानून, मेरे लिए वो सर माथे होगा। आप जो है इनके ऊपर धारा बनाओ और इनको बंद करो। तो मेरे बेटा 4 धाम पे सवारी लेकर गया हुआ था और उसको बोला गया कि तुम्हारे वारंट निकले हुए हैं, तुम्हारे नोटिस निकले हुए हैं, तुम जो है इस क्रम में आए नहीं, महिला सेल साकेत। मेरा बेटा बोला मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, मेरे पास आज नोटिस आया कल की तारीख का। तो उसने बोला अंकल आप बतलाओ मुझे कि मैं 4 धाम हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ सवारी को छोड़ के। तो उसने, पुलिस वाले ने उससे पूछा कितने दिन का टूर है, तो उसने बोला मेरे को 10-12 दिन लग जाएंगे, मैं 22-23 तारीख में दिल्ली पहुंचूंगा। तो उसने कहा ठीक है, दिल्ली पहुंच के तू अकेला आ जाइयो साकेत कोर्ट में, महिला सेल। मेरे बेटे ने मुझे फोन करा, उसके फोन कटते के साथ, पापा ऐसे ऐसे महिला सेल से मेरे पास फोन आया है। मैंने बोला बेटा तू पहाड़ों पर गाड़ी चला रहा, टेंशन मत लियो, ये एक संस्था है, ये तेरे ऊपर दबाव बनाएंगे, तुझे समझाएंगे, हमें समझाएंगे, ताकि हमारा यहीं पर ले देकर रफा दफा हो जाए। मैं इनसे बात कर लूंगा, मेरे को नंबर भेज दे आईओ साहब का, मैं उनसे बात कर लूंगा और मैं उनसे बात करके डेट रख दूंगा, उस डेट में चलेंगे हम दोनों बाप बेटे। और जाकर जो उनकी डिमांड होगी, अगर मेरी औकात होगी देने की, मैं यस कर दूंगा, नहीं तो मैं उनको बोल दूंगा कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है जी, हम कोर्ट में देखेंगे। ऐसी बात मैंने उनको भी, आईओ साहब को भी यही बात बोली जो नंबर दिया मेरे बेटे ने। इस बात पर आईओ साहब ने बोल दिया ठीक है जी, आप जब बेटा आ जाए आ जाना। फिर उसके बाद में लगातार मेरे बेटे के पास फोन आने लगे। तो मेरा बेटा मरने से 3 दिन पहले मेरे से बोला पापा मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। मैं कहा किस बात की? मेरे को छुट्टे के साथ ध्यान आया कि कहीं ऐसा ना हो फोन आया वहां से, मैं कोई फोन वोन आया है कि हाँ महिला सेल वालों की तरफ से फोन आ रहे। ये नहीं पता कि महिला सेल वाले कर रहे हैं या वो डायन करवा रही है किसी से। मैं डाया नहीं बोलूंगा, अब तक मैं बेटी बोल रहा था, वो मेरे लड़के को खा गई, मैं डाया नहीं बोलूंगा। उसने जो है इसका नाम है फोन करा है या महिला सेल वालों ने करा है। मेरा बेटा मुझसे बोला कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर 28 तारीख तक तू नहीं आया तो तेरे घर वालों को और तेरे को तेरे घर से ही मारते हुए लेकर आएंगे और जेल में डाल देंगे। तो मैंने बेटे को उसका दिलासा देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बोला कि किसी की कोई औकात नहीं है कि तेरे को मारते हुए लेकर आए, कोर्ट में केस चल रहा है, कानून जो करेगा, हम गलत होंगे हमें सजा देगा और वो गलत होंगे उन्हें सजा देगा, तू टेंशन मत लियो। मैंने अपने बेटे को, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा दिल का इतना कमजोर है कि वो अपने मन में बैठा लेगा इस बात को। मेरे बेटे के दिमाग में बात बैठ गई कि मेरी आंखों के सामने जब वो 17 तारीख को मेरे पापा को मार कर गए हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, मेरे मम्मी पापा को मारते हुए मेरी आंखों के सामने ले जाएंगे। तो मेरे दिमाग में यही आ रहा कि मेरे बेटे के दिमाग में बात बैठ गई कि मैं नहीं देख पाऊंगा। तो मेरे बेटे ने 27 तारीख की रात को 1:30 से 2 के बीच में फांसी लगाकर अपने आप को मेरे से दूर कर दिया, इतनी दूर कर दिया कि मैं किसी कीमत पे अपने बेटे को नहीं ला सकता। अब मुझे आपके चैनल से जो भी कोई देखे, चाहे वो बड़े से बड़ा वकील हो, कोई मेरी यदि मदद कर सकता हो तो मेरी इच्छा यही है
कि मेरे बेटे को न्याय मिल जाए। मुझे मेरा बेटा नहीं मिलेगा, मुझे पता है कितना अभागा बाप हूं मैं। अपने हाथों से मैंने अपने बेटे को आग दिए, कपाल क्रिया करी है मैंने। जो मेरा बेटा करता मेरी, वो मैंने करी है। मैंने अपने कंधे पे आरती उठाई अपने बेटे की। किसी तरीके से मेरे बेटे को न्याय मिल जाए, उसकी आत्मा को शांति जब मिलेगी जब वो सब लोग कातिल जितने भी हैं, जिन जिन के मैं अपने बयान दे चुका हूँ, नाम दे चुका हूँ, उन सबको जब तक कानूनन फांसी नहीं होगी तब तक मेरे बेटे को, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। जिस दिन से मेरा बेटा गया है उस दिन से आज तक मैंने अन्न का निवाला नहीं खाया और मैंने कसम खा रखी मैं प्राण दे दूंगा जब तक मेरे बेटे के नाम से एफआईआर नहीं होगी उन लोगों के खिलाफ। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाए मैं ऐसे मर जाऊंगा जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा। अब इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। किसी तरीके से मेरे बेटे को न्याय दिलवा दो। कानून इतना अंधा है, वो पुलिस वाले मुझसे बोलते ना लाख चाहिए 50 चाहिए, जब मैं उनको 7 लाख देकर ये दिल पर सब्र कर सकता हूँ कि उन ठगों ने मुझसे 7 लाख लूट लिए, मेरा बेटा लूट लिया। मैं पुलिस वालों को भी दे देता 1,50,000 मुझसे मांगते तो सही, लेकिन उनको पता था कि इससे किस मुंह से मांगे, क्योंकि इसके ही चोट आई है, इसी को प्रताड़ित कर रखा लड़की वालों ने। वो मुझसे नहीं मांग सकते थे, कमाई का साधन तो लड़की वाले थे, उनसे लिए उन्होंने पैसे। और वो लड़की कहती थी पैसा जितना मर्जी खर्च होगा मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, पैसा मैं खर्च करूंगी, मुझे पैसे की टेंशन नहीं है, सरकारी नौकरी है मेरी, मैं इतना पैसा खर्च कर दूंगी कि तुम याद करोगे। अभी तो तुम्हारी चाकू लगे हैं, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। ये 17 तारीख को लड़की मेरी घरवाली को धमकी देकर गई है थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने। कुछ नहीं करा पुलिस वालों ने। इसमें मुख्य जितने भी आरोपी हैं, मैं कहता हूं महादेवा को भी सजा उनके बराबर मिलनी चाहिए। यदि महादेवा उस टाइम मुझे गुमराह नहीं करता तो मैं कतई भी फैसले पर साइन नहीं करता, चाहे मुझे और मेरे बेटों को बंद होना पड़ता। आज मेरा बेटा 354 में बंद होता तो कम से कम जिंदा तो होता, जमानत तो हो जाती सबूतों के आधार पर। कानून अंधा नहीं है, पट्टी बंद हुई है, अंधा नहीं है। देर सवेर न्याय मिलेगा, मुझे मालूम है न्याय मिलेगा। कोई दिन जा रहा है, मुझे न्याय आप लोगों के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, जो भी कोई न्यूज चैनल पर आपके लिए देखेगा, कोई ना कोई तो धरती पर ऐसा होगा जो इस अभागे को न्याय दिलवाएगा। मुझे न्याय मिलेगा, उम्मीद है। मेरे प्राण निकलने से पहले मुझे न्याय मिल जाए, मैं चाहता हूँ मुझे न्याय मिल जाए, कैसे भी करके मुझे न्याय मिल जाए।